सो हेलो क्लास। आज हम घटना चक्र का जो बुक है जनरल स्टडीज़ का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें 11 चैप्टर्स हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सारे क्वेश्चंस जो घटना चक्र में दिए गए हैं। सुनाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सॉरी। एनवायरनमेंट रेफर्स टू, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट रेफर्स टू। सो यहाँ क्वेश्चंस हैं, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है 2006 में। आप इसका आंसर दे सकते हैं, बट पहले एक बार पढ़ लीजिए। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल दैट एग्जिस्ट अराउंड इट, द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बीइंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद द इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। तो इसमें सारे ही आंसर सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एनवायरनमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, एनवायरनमेंट किसका कंपोजिट स्टेट है? सो इसमें क्या होगा? बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, यस। फिजियोग्राफिक भी होते हैं, यस। ये भी फैक्टर होता है। ए बायोटिक फैक्टर भी होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसका भी आंसर क्या होगा? डी नंबर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। ये आप नंबरिंग पे मत जाइए, जस्ट go through the questions. Consider the following. Which of the above add carbon dioxide to carbon cycle on earth? इनमें से कौन है जो प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है एनवायरनमेंट में? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन। ये आईएएस प्री में पूछा गया 2011 में, और 2014 में भी पूछा गया ये सवाल। सो इसमें से कौन आंसर होगा? द आंसर इज, what is the answer? The answer is C, 2, 3 and 4. Respiration, decay of organic matter and volcanic action. Photosynthesis में नहीं होता है। Photosynthesis में क्या होता है? We all know that O2 को रिलीज़ करता है and CO2 को लेता है प्लांट। सो ये बहुत इजी सवाल था। Now moving to next one, the highest percentage of gas in the air. सबसे ज़्यादा गैस का परसेंटेज एयर में कौन सा है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आपको सबको पता है कि क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। सो द आंसर इज नाइट्रोजन। बट आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? 78.08% होता है नाइट्रोजन। कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। फिर नाइट्रोजन के बाद क्या है, मैं यहाँ पे एक साइकिल बना के लिख देता हूँ। नाइट्रोजन N2 कहते हैं इसको। ये कितना है? 78.08% इन्वायरमेंट में। फिर इसके बाद होता है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 20.95, कहीं कहीं 21 भी होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो पता होता है, बट इसके बाद होता है आर्गन। आर्गन, आर्गन कितना परसेंट है? 0.93, आर्गन 0.93%। फिर आर्गन के बाद आता है CO2। CO2 इन्वायरमेंट में कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। 0.036% CO2 इन्वायरमेंट में है। क्लियर? इज इट ऑल क्लियर? फिर आता है, इसके बाद आता है नियॉन। मैं बता देता हूँ, और भी नियॉन कितना परसेंट है? 0.002% नियॉन है। ओके। फिर हीलियम आता है, फिर क्रिप्टन, जेनन, हाइड्रोजन। सो आपको यहीं तक याद करना है, यहाँ तक याद कर लीजिए। इट्स ओके। Now moving to the next question, which of the following is not a function of the tree? Tree का, पेड़ का क्या function नहीं है? Which of the following is the not the function of tree? क्या होगा? Absorption of CO2 का absorb करता है, absorption of noise को absorb करता है, air pollution करता है, releasing oxygen. So यहाँ बहुत ही simple आंसर होगा इसका, बहुत सिंपल। ये पूछा गया था राजस्थान में, पूछा गया पीसीएस में 1993 का क्वेश्चन। सिंपल है। ट्रीज क्या फंक्शन नहीं करते? दे डोंट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। एयर पॉल्यूशन नहीं करते हैं भाई वो। ट्रीज़ कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते एयर पॉल्यूशन में, बट वो क्या करते हैं? वो O2 देते हैं, एंड दैट मेक्स आवर इन्वायरमेंट क्लियर एंड मेक्स आवर एयर प्योरीफाई। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ, द गैस विच विल डिक्रीज इज, मीन्स हमारे अर्थ से सारे प्लांट और ट्रीज़ को हटा दिया जाता है, वैनिश कर दिया जाता है, तो कौन सा गैस
कम हो जाएगा, कौन सा गैस डिक्रीज़ कर जाएगा। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, बट ये भी पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया था, 2010 के आसपास पूछा गया है ये। सो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल है, ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। प्लांट ही नहीं बचेगा, जब ऑक्सीजन बनाने वाला ही नहीं बचेगा प्लांट और ट्री, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा कहाँ से। सो ये बन ही नहीं पाएगा और ये डिक्रीज़ कर जाएगा। ओके, बनेगा कहाँ, उस टाइम ओशंस के अंदर जो रहेंगे उनसे बनेगा, बट लैंड पे नहीं बनेगा। अब आते हैं पार्ट 2 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड SDGs। क्वेश्चन नंबर 1 UPPCS में पूछा गया 2012 में ये क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज़ ऑफ व्हाट, ये बताइए। सो इसका क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स। क्या होगा आंसर, होगा नेचुरल रिसोर्स। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर लेते हैं। 2025 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप रैंक पे आने वाला SDG में, इंडेक्स में कौन है, वो फिनलैंड। कौन है, फिनलैंड है। इसको याद करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या इंपॉर्टेंट है। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, it's very simple, it's all of these. So ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में प्री में पूछा गया 2004 में। नाउ अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG इन इंडिया। सो नोडल एजेंसी कौन है, नोडल इंस्टीट्यूट कौन है जो SDG को इम्प्लीमेंट करेगा इंडिया में। सो दैट वन इज़, द आंसर इज़ नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आयोग क्या, नोडल इंस्टीट्यूशन है हमारा, किसका, SDG जो इंडिया में अप्लाई किया जाएगा। क्लियर। सो हमारा जो स्कोर है, हमारी कंट्री का जो स्कोर है SDG का 2023 और 24 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो क्या है, हमारा 71 है। 2023 और 24 हमारा स्कोर बता रहा हूँ मैं, 23-24 रैंक नहीं, रैंक हमारा 2025 में इंडिया का रैंक कितना है, 99। हमारा क्या रैंक है, 99 रैंक है। सो नीति आयोग के अकॉर्डिंग, नीति आयोग के हमारा स्कोर कितना है, 71। कब का, 2023 और 24 का स्कोर SDG में, बट हमारा रैंक क्या है, 99। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2013 इंडिया। किस SDG में बात किया गया है, वाटर अवेलेबिलिटी ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट, मतलब हमेशा के लिए आप इसको मैनेज कर दीजिए, वाटर अवेलेबिलिटी हर जगह हो, वाटर अवेलेबल हो, क्लीन वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो किस SDG में बात किया गया है, बताएंगे, थिंक। तो ये है SDG कौन सा होगा, ये होगा SDG 6। टोटल SDG कितने हैं, टोटल तो यूनाइटेड नेशन कितना आइडेंटिफाई करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल करता है 17 करता है टोटल। क्लियर, 17। छठे नंबर का जो SDG है क्या बात करता है, वाटर अवेलेबिलिटी का बात करता है। क्लियर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 2030 तक, 2030 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। इसको आप लाइन से अरेंज करिए, कौन सबसे पहले हुआ, फिर कौन बाद में हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, क्रोनोलॉजी बनाना इसका। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर B हो जाएगा, 4 2 3 1, 4 2 3 1। नाउ अब हम देखते हैं 4 कैसे, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट्स टू ग्रोथ जो रिपोर्ट है ये 1972 में आया था। कब आया था, 1972। क्लियर, 1972 याद रखिएगा ये। फिर इसके बाद आते हैं, फिर आया था पब्लिकेशन ऑफ ब्रundtland कमीशन रिपोर्ट। ब्रundtland कमीशन रिपोर्ट जो आया था वो 1987 में आया था, लर्न इट, 1987 ब्रundtland कमीशन रिपोर्ट 1987। क्लियर। नाउ इसके बाद आया था
इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन्फोर्समेंट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कब? 1989, जनवरी 1989। कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। देन इसके बाद आता है रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट जून 1992, जून 1992। क्लियर, लर्न इट नाउ। अब अर्थ समिट एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, पहला अर्थ समिट कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दिस वाज इन रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में था। आंसर हो जाएगा सी। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज इन रियो डी जेनेरियो 1992। कब हुआ था? 1992। क्लियर। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एमपीसीएस में 1998 में पूछा गया था, फिर ये रिपीट हुआ है। उत्तराखंड यूडीए में पूछा गया है, उत्तराखंड यूडीए प्री में 2003 में पूछा गया ये उत्तराखंड के किसी एग्जाम में। क्लियर। नाउ व्हाट इज रियो प्लस 20? व्हाट इज रियो प्लस 20? ये सिंपल है, बट आपको पहले वाला क्वेश्चन आना चाहिए था। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, यहाँ पे होता, बट मैं बताऊंगा व्हाट इज रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस। क्या है रियो प्लस 20? क्वेश्चन ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूनाइटेड नेशन का कोई कॉन्फ्रेंस है। इट इज़ अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड, WTO का मिनिस्ट्रियल मीटिंग नहीं, शायद हो सकता है, आई डोंट नो, बट आप पहले बताओ, देन आई विल टेल यू कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ये उस टाइम न्यूज़ में था, 2015 में आई, इसका क्वेश्चन ही है। इसका आंसर होगा ए। यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। कब हुआ था ये? 2012 में हुआ था। ठीक है, 2012। यहाँ गौर से देखिए, 1992 में हुआ था पहला रियो डी जेनेरियो द अर्थ समिट। इसके 20 साल बाद 2012 में, ठीक है, ये रियो 20 होता है। दैट्स वाई इट्स नेम इज़ रियो प्लस 20। ये ब्राज़ील में होता है क्योंकि 20 साल बाद हुआ था ये। ओके, एग्जैक्टली 20। इसमें क्या कॉन्फ्रेंस आउटकम डॉक्यूमेंट एंटाइटल क्या क्या था इसमें? द फ्यूचर वी वांट। इसमें क्या था, नाम क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। सॉरी फॉर द राइटिंग, बट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो एजर्शन और रीजनिंग क्या है? तो प्री का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का एजर्शन और रीजन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, एजर्शन। ओके, now reason. Sustainable development is a kind of development that meets the need of present with compromising the ability of future generation to meet their own needs. Is it right or wrong? Please answer this. Yes, obviously it is right. Both and are true and R is correct explanation of A. Sustainable development क्या है? Important है वेलबींग के लिए, ह्यूमन सोसाइटी का वेलबींग के लिए। रीज़न भी आप देख सकते हैं, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया, 2019 में सवाल है। क्यों रीज़न इसका सही है? ये एक तरह का डेवलपमेंट है जो कि दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। हम आने वाले जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके आज का ज़रूरत नहीं पूरा कर रहे हैं। वी आर जस्ट प्रोटेक्टिंग आवर थिंग्स कि हम फ्यूचर जनरेशन को पास कर सके, अच्छी चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर फॉर यूएनईपी? यूएनईपी का हेड क्वार्टर कहाँ है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। आंसर क्या होगा इसका? दैट आंसर इज बी, नैरोबी। यूएनईपी का हेड क्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है। क्लियर, नैरोबी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये बना कब था? 1972, 1972। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या। केन्या कहाँ पे है? केन्या इज़ इन अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फिर। ये क्वेश्चन देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया, झारखंड पीसीएस, बट झारखंड पीसीएस को आप हटा दीजिए तो यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और पूछा गया है यूपी पीसीएस जीआईसी में भी 2010 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट डज ईपीए स्टैंड फॉर? ईपीए का मतलब, व्हाट डज ईपीए स्टैंड्स फॉर? ईपीए का मतलब क्या होता है बताइए? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी,
इसका मतलब होता है सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये बना कब था? 1970 में EPA बना था, 1970 में, 2 दिसंबर को बना था 1970 में EPA। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या सीन है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अधिनियम कब बना था इंडिया में? व्हेन? 1986। दैट आंसर इज 1986। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है ना ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने लिया है। नाउ सेकंड वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसे और क्या कहते हैं? ये आई थिंक रिपीट हो गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? इसको कहते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। जब हमारा भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था ना, कांड भोपाल में जो हुआ था, गैस लीक, तो 1986 में ये एक्ट बनाया गया। 1986 में ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ये मीन्स जस्ट गिविंग अ शेड अम्ब्रेला, जस्ट गिविंग अम्ब्रेला, सो सॉरी, ये अम्ब्रेला शेड देगा। इसके नीचे बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे बहुत सारे लॉज हैं, पहले के वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, इन सब के अंडर ही हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट था हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब हुआ था? 1986 में। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, मेंस में, 2019, 2014 UPPCs में मैक्सिमम पूछा गया ये क्वेश्चन। क्लियर? और इसे हम क्या कहते हैं? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NGT? भाई ये सबको आना चाहिए, ये तो भाई ये मतलब फेमस है NGT, ये तो हमेशा न्यूज़ में ही रहता है। व्हाट इज़ NGT? फुल फॉर्म क्या है NGT का? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना कब था ये? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेट याद होना चाहिए क्योंकि हर जगह ये आजकल न्यूज़ में रह रहे हैं। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 को बना था। 18 अक्टूबर 2010। और इनके लिए क्या हुआ था? इनके लिए अपना एक एक्ट है, किस किस बिनाम पे ये काम करते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, NGT एक्ट। NGT एक्ट के तहत ये काम करता है ट्रिब्यूनल। ओके, और आता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसे हम नीरी कहते हैं, नीरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर। नाम से याद है क्या? नीरी, नागपुर। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नागपुर में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ 2014 में UPPCS, उत्तराखंड PCS, UP लोअर सबऑर्डिनेट, हर जगह पूछा जा चुका है। ऑलमोस्ट 5-6 एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। नीरी कहाँ पे है? क्लियर? कब इस्टेब्लिश हुआ था नीरी? व्हेन एंड वेयर द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश? कब और कहाँ हुआ था? तो नीरी हुआ था 1958 में, नागपुर में। 1958 में नागपुर में हुआ था ये। 1958 नागपुर में पहले इस्टेब्लिश हुआ। इसका नाम क्या था पहले? सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPHERI। इसका नाम पहले ये था, CPHERI, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मेन उस टाइम क्या था? वाटर सप्लाई को देखना, सीवेज डिस्पोजल, डिजीज़ेज जो उससे उसको कंट्रोल करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल करना। फिर उसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीरी। क्लियर? 1958 डन। It is very important. Now, how is the National Green Tribunal different from the Central Pollution Control Board? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन आज इन इसमें भाई आई इसमें पूछा गया, छोटा मोटा थोड़ी होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। NGT कैसे अलग है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से? क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, रीड आउट करिए खुद से। सो ऑप्शन पढ़ते हैं NGT के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? द NGT हैज़ बिन established by an act, whereas the CPCB has been created by an executive order of the government. NGT को एक एक्ट के द्वारा बनाया गया, एक्ट के थ्रू, मैंने अभी बताया कुछ देर पहले एक्ट, कौन सा एक्ट था वो। एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गवर्नमेंट ने बनाया। सो ये क्वेश्चन क्या लग रहा है? ये स्टेटमेंट इज इट राइट? नेक्स्ट पढ़ते हैं।
NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher court, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams, wells, and aims to improve the quality of air in the country. This statement is absolutely right, and but in this question जो CPCB के बारे में ना, दिस इज़ रॉन्ग. CPCB भी एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, एंड दैट एक्ट वाज वाटर एक्ट था. कौन सा एक्ट था? वाटर एक्ट. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन. कौन सा एक्ट था? वाटर एक्ट. आप यहाँ से क्रैक कर सकते थे. वाटर एक्ट कब बना था? वाटर एक्ट 1974. वाटर एक्ट को ही बड़ा कर देते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करता है पॉल्यूशन को वाटर में. क्लियर. यहाँ पे देखिए, CPCB प्रमोट करता है क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन द कंट्री. डन. सो इसमें आंसर क्या होगा? ओनली बी. करेक्ट पूछा ना, ओनली सेकंड नंबर क्वेश्चन से हुआ. NGT किससे करता है? NGT 2010 का जो NGT एक्ट है उससे इसको पावर मिलता है, NGT ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को. क्लियर. Now moving to next question. Part 4. Eco mark is given to an Indian product which is pure and unadulterated, means बिना मिलावट के, प्योर और बिना मिलावट के, rich in protein, environmental friendly, economically viable. So आंसर क्या होगा हमारा? environmental friendly हो जाएगा. इको मार्क जो दिया था ना इंडियन प्रोडक्ट पे, वो सामान क्या है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाता है. ये कौन देता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS करके आता है ना एक, आपने पढ़ा होगा BIS, द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया जो है. क्लियर. ये कब से स्टार्ट किया गया था? 1991 से स्टार्ट किया गया ये स्कीम. 1991 से इको मार्क दिया जाता है हर प्रोडक्ट पे, इको मार्क. नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन का था, टू लेवल एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड. या आई थिंक ये सेम ही क्वेश्चन हो गया है. सेम नहीं है बट अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, तो एक तरह से यही है. तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इको मार्क, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस क्वेश्चन. सो इसको एक्सप्लेन ही नहीं करना. नाउ IAS Pre 2022 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करे? व्हाट इज़ ग्रीन वॉशिंग? बता दो भाई, ग्रीन वॉशिंग क्या है? नाम से ही लग रहा है दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज कि भाई गलत है. ग्रीन वॉशिंग ज़्यादातर कंपनीज़ के साथ किया. मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गो विद दिस. Conveying a false impression that a company's product are eco-friendly and environmentally sound. False impression देता है कंपनी को, कंपनीज false impression देता है प्रोडक्ट पे कि इको फ्रेंडली है, environmental sound करता है. That is the main answer. फिर इसके बाद जो है इग्नोर करिए इसको क्योंकि ये सारे गलत है. That is right. The book Silent Spring. Silent Spring कब पब्लिश किया गया था? 1962 में. Who is the author of this book? इसका आंसर क्या होगा? रेचल कार्सन. रेचल कार्सन. डन. ये क्या थी? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट हैं. ये अमेरिका की हैं, USA. अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट. क्लियर. सो इम्पॉर्टेंट है, डेट याद करिए. साइलेंट स्प्रिंग, ये क्वेश्चन पूछा जरूर. आई थिंक किसी और एग्जाम में पूछा गया है, बट जो मेन है ये साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है जिसको रेचल कार्सन ने लिखा है. USA की बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट थी. 1962 में पब्लिश किया गया. नाउ ये हमारा हो गया ख़त्म, एंड हो गया. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. इसके नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट दिस मोर.